सभी को नमस्ते। ऑनलाइन ट्यूशन पर आपका स्वागत है। यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर की तैयारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किसी भी एग्जाम की 100% सफलता के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आंसर के सीरीज में ये आ, एकादशवीं वीडियो है। और पहले के सारे वीडियोस यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट को अवश्य विजिट करें और सारी वीडियोस अब अवश्य देखें। इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। चलिए, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है 2025 में 25 जून में पूछे गए टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आज हम पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। चलिए, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? समेकित अधिगम प्रतिचित्र के मूल सिद्धांत क्या है? समेकित मतलब है कि सबको मिलाकर एक साथ, इंटीग्रेटेड लर्निंग मैप। इंटीग्रेटेड लर्निंग मैप, इसके मूल सिद्धांत क्या है? तो इनमें से कौन सा हो जाएगा उत्तर? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। पाठ्यचर्या विकास, साथ ही साथ संकाय का विकास, साथ ही साथ आकलन। ठीक है ना? ये तीनों चीज मिला करके ये इंटीग्रेटेड लर्निंग मैप होता है, समेकित अधिगम प्रतिचित्र, है ना? आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि समेकित अधिगम प्रतिचित्र या इंटीग्रेटेड लर्निंग मैपिंग के मूल सिद्धांतों में पाठ्यचर्या का विकास, संकाय या फैकल्टी का विकास, छात्रों का आकलन शामिल होते हैं। ये तीन घटक मिलकर एक प्रभावी और समग्र शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुनिश्चित करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। डैश वो आकलन है जिसे अनौपचारिक रूप में भी देखा जा सकता है। देखो, अनौपचारिक रूप में किस आकलन को देखा जा सकता है ये पूछ रहे हैं। तो कौन सा हो जाएगा उत्तर? इन चार में से कौन सा हो जाएगा? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, निर्माणात्मक मूल्यांकन। ठीक है? तो निर्माणात्मक मूल्यांकन को अनौपचारिक रूप में देखा जा सकता है। और ये कक्षा के दौरान जो प्रश्न पूछते हैं उसको कहते हैं। और पाठ पढ़ाने के तुरंत बाद जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। देख सकते हैं कि एक प्रकार का आकलन है ये, जिसे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है ताकि छात्रों की प्रगति की निगरानी की जा सके, शिक्षण विधियों को समायोजित किया जा सके। इसे अक्सर अनौपचारिक रूप में देखा जाता है, अनौपचारिक रूप में, क्योंकि इसमें अक्सर अवलोकन, प्रश्नोत्तरी, चर्चाएं, तत्काल प्रतिक्रिया शामिल होती है। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाला लाइन। ठीक है ना? जो औपचारिक परीक्षाओं की तुलना में कम रचित होती है। ये छात्रों को सीखने की प्रक्रिया में सुधार करने में मदद करते हैं। तो आपको ये भी पूछ सकते हैं, ये लास्ट वाला लाइन, कि छात्रों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करने वाला आकलन कौन सा है? तो आपको क्या बोलना है? निर्माणात्मक मूल्यांकन या आकलन। चलिए, तीसरा क्वेश्चन है कि आपको मिलान करना है। एक तरफ है ज्ञान के प्रकार, जो ये चार हैं, जो ज्ञान के प्रकार है, और दूसरे तरफ जो साक्षरता निर्धारण है वो आगे चार है यहाँ पे। ठीक है ना? तो अब जो है आपको मिलान करना है कि ये ए इन चार में से किससे मेल खाता है, बी इन चार में से किससे मेल खाता है। तो इस तरह से आपको मिलान करना है। तो बताइए क्या हो जाएगा उत्तर? तो सबसे पहले आकलन का प्रयोजन, फिर है किसका आकलन किया जाता है, फिर आकलन संबंधी रणनीतियाँ, फिर विवेचना और कार्रवाई। ठीक है ना? तो ये है क्वेश्चन नंबर 3 का है। तो क्या हो जाएगा उत्तर? तो सबसे पहले है आकलन का प्रयोजन। तो आकलन का प्रयोजन हम लेंगे, आकलन का प्रयोजन किसको लेंगे? आकलन आंकड़ों से शिक्षकों का आशय, है ना? जो प्रयोजन होता है ना, तो प्रयोजन मतलब ही है शिक्षक छात्रों से क्या चाहते हैं, शिक्षकों का क्या उद्देश्य है। उस छात्र छात्र शिक्षकों का जो उद्देश्य मूल्यांकन में निहित होता है वही आकलन का एक तरह से प्रयोजन कहलाता है। ठीक है ना? फिर किसका आकलन किया जा सकता है? ये एकदम आसान है,
आकलन किसका करेंगे? छात्र अधिगम और विषय सामग्री विशिष्ट ज्ञान का ही तो आकलन करेंगे ना। मेन तरह से छात्र अधिगम का ही आकलन किया जाता है। तो ए का हो जाएगा 2 और बी का हो जाएगा 1, ठीक है ना। मतलब ये वाला बी का हो जाएगा ये और ए का हो जाएगा ये वाला। तो अब जो है आकलन संबंधी रणनीतियाँ, इन 3-4 में से रणनीतियाँ कौन से हैं? तो रणनीतियाँ हो जाएगा ये आकलन के साथ शिक्षक के प्रयोजन से संबंधित होता है। रणनीतियाँ हमेशा शिक्षक के प्रयोजन से संबंधित होते हैं। तो ये सी वाला हो जाएगा 3 नंबर से जुड़ा हुआ, ठीक है ना। और विवेचना और कार्रवाई ये किस में आ जाएगा? तो विवेचना और कार्रवाई ये हो जाएगा आकलन के प्रयोजन से संबंध होता है और मूल्यों और सिद्धांतों से गहराई से जुड़ा होता है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे है, देख सकते हैं अभी हमने क्वेश्चन आंसर सीरीज में ही ये पढ़ लिया था कि एंड्रागोजी या वयस्क शिक्षा किसको कहते हैं। तो ये देखिए, चाइल्डहुड लर्निंग थ्योरी को, एडोलेसेंस लर्निंग थ्योरी को, या एडल्ट लर्निंग थ्योरी को, या सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग थ्योरी को, बताइए कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी या 3, एडल्ट लर्निंग थ्योरी को ही तो एंड्रागोजी कहते हैं और पेडागोजी, चाइल्डहुड लर्निंग थ्योरी को पेडागोजी कहते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 5, छात्रों की भावनाओं और दृष्टिकोणों को समझने की एक शिक्षक की क्षमता को सबसे अच्छे ढंग से इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है, बताइए। यदि कोई छात्रों की भावनाओं को समझ रहा है तो हम किस शब्द से उसका वर्णन करेंगे? इन 4 में से क्या हो जाएगा उत्तर? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समानुभूति। समानुभूति मतलब एकदम समान अनुभव करना। छात्रों की जो भावना है, भाव है, उसको जो दिक्कतें हैं, उसी दिक्कत को स्वयं में अनुभव करना एकदम बराबर रूप में, तो उसको समानुभूति या एम्पैथी कहते हैं। और सहानुभूति किसको कहते हैं फिर? सहानुभूति उसको कहते हैं जब हम दूसरों की मदद करते हैं, ठीक है ना, दूसरों को मदद करते हैं। मतलब रास्ते में हम कहीं जा रहे हैं, अचानक से कोई गिर गया है तो उसको मदद की ज़रूरत है, हमने मदद किया, तो मतलब है कि सहानुभूति, उसके साथ हमने कुछ अनुभव किया कि उससे शायद दुख हुआ होगा या चोट लगी होगी तो मुझे उठाना चाहिए, तो उसको सहानुभूति कहते हैं। लेकिन समानुभूति थोड़ा ज़्यादा डेप्थ में जाता है, गहराई में जाता है कि एकदम 100% जितना मतलब जितनी समस्या छात्रों को है, उन सारे समस्याओं को खुद भी छात्रों के उसमें बैठ कर के अनुभव करना कि मैं यदि छात्र होता तो मुझे भी ऐसी ऐसी दिक्कतें होती, इस तरह से, तो उसको कहते हैं समानुभूति। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे कि कक्षा में निम्नलिखित में से किस से शिक्षण को प्रभावित करने वाला बाह्य कारक माना जाता है? अब देखो, बाह्य कारक और आंतरिक कारक होते हैं जो शिक्षण को प्रभावित करते हैं। तो बाह्य कारक किसको माना जाता है? इन 4 में से कौन सा हो जाएगा उत्तर, बताइए। तो उत्तर क्या हो जाएगा बताइए इन 4 में से? तो स्पष्ट है, इसका उत्तर हो जाएगा संस्थागत समर्थन। संस्थागत समर्थन यही बाह्य कारक है, बाकी सब आंतरिक है। शिक्षण शैली ये कक्षा के अंदर होता है, शिक्षार्थी की प्रेरणा ये भी अंदर होता है, संचार कौशल भी कक्षा के अंतर्गत होता है ना। तो ये सब आ, बाह्य कारक नहीं है, अभी तो आंतरिक कारक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा कारक शिक्षक के नियंत्रण में सबसे कम होता है? अब ऐसा कौन सा कारक है जो शिक्षण के नियंत्रण में कम होता है? इन 4 में से क्या हो जाएगा उत्तर, बताइए। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षार्थी का पूर्व ज्ञान। अब शिक्षार्थी पूर्व में कौन सा ज्ञान लिया है, कितना पढ़ा है, ना पढ़ा है, तो ये तो शिक्षक के नियंत्रण से बाहर है ना। बाकी देखो, कक्षा में अनुशासन भी शिक्षक ला सकता है, प्रस्तुतिकरण भी कर सकता है, मूल्यांकन भी कर सकता है ना। फिर है ऑप्शन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बहुसांस्कृतिक कक्षा में शिक्षण को प्रभावित नहीं करता है? नहीं पे विशेष ध्यान देना है कि बहुसांस्कृतिक कक्षा में
शिक्षण को प्रभावित नहीं करता है? कौन प्रभावित नहीं करता है बताइए? तो क्या हो जाएगा उत्तर? बताइए, भाषा की विविधता करता है, या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, या मानक पाठ्यपुस्तकों का उपयोग, या छात्रों की सामाजिक आर्थिक स्थिति? तो कौन सा प्रभावित नहीं करता है शिक्षण को? तो उत्तर हो जाएगा मानक पाठ्यपुस्तकों का प्रयोग। ठीक है ना? मानक पाठ्यपुस्तक प्रयोग जो है वो शिक्षण को प्रभावित नहीं करता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 9, विभिन्न गति और शैली वाले छात्रों के लिए कौन सी शिक्षण पद्धति सबसे ज़्यादा उपयुक्त है? विभिन्न गति वाले मतलब कोई ज़्यादा तेज तेज बुद्धि वाले हैं, कोई एकदम कम बुद्धि वाले हैं, तो इस ऐसे अनेक इस तरह से छात्र हैं, तो सबसे उपयुक्त, तो उन सब के लिए उपयुक्त जो है शिक्षण पद्धति कौन सा होगा इनमें से? क्या व्याख्यान पद्धति होगी, क्या पुस्तक आधारित शिक्षण होगा, क्या व्यक्तिगत निर्देश होगा, या श्रुतलेख पद्धति? तो उत्तर हो जाएगा व्यक्तिगत निर्देश। यदि व्यक्तिगत तरीके से पर्सनलाइज्ड इंस्ट्रक्शन, मतलब एक एक को पकड़ पकड़ के यदि हम निर्देश देते रहें तो सबसे अच्छा रहता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक शिक्षक के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है? बताइए, इन चार में से शिक्षक के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण कौन कौन सा है? ये वाला, ये वाला, या ये वाला, या ये वाला? तो सबसे कम महत्वपूर्ण तो ये वाला है कि कॉलेज प्रबंधन से सम्मान। फिर देखो, एंड्रागोजी या बयस्क अधिगम में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत नहीं है? बताइए। एंड्रागोजी से रिलेटेड ही दो क्वेश्चन पूछ लिए। आप पूछ रहे हैं कि कौन सा सिद्धांत नहीं है इसके अंतर्गत? बताइए। स्वनिर्देशित अधिगम, ये बिल्कुल है, क्योंकि जो एंड्रागोजी या वयस्क होते हैं वो स्वनिर्देशित ही तो होता है, सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं ना, वो अपने आप में सारा काम करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, नई नई खोज करते हैं, है ना? उनको फिर मतलब टीचरों को बोलने की जरूरत नहीं होती है, वो स्वयं से ही ऐसा सोचने को समर्थ हो जाता है, तो इसीलिए उसको सेल्फ डायरेक्टेड कहते हैं। तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि नहीं बोला है, कौन सा सिद्धांत नहीं है? अनुभव आधारित अधिगम, वो स्वयं से अनुभव करते हैं। तत्काल अनुप्रयोग हेतु अधिगम, बिल्कुल जो भी पढ़ते हैं वो तत्काल अनुप्रयोग भी करते हैं, एप्लीकेशन में भी लाते हैं। रट कर याद करना, ये तो बिल्कुल नहीं है, रट कर याद करना ये एंड्रागोजी में नहीं है, ये पेडागोजी में है। ठीक है ना? फिर है, छात्र कक्षा में आने से पहले व्याख्यान के वीडियो देखते और सुनते हैं। यह किस इसका एक उदाहरण है, ये किसका उदाहरण है? व्याख्यान में आने से पहले उसी उसी से रिलेटेड कुछ वीडियो देख लिया या सुन लिया, तो ये एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्लिप्ड क्लासरूम। फ्लिप्ड क्लासरूम का उदाहरण है, जो देख करके सुन के आते हैं फिर व्याख्यान भी सुनते हैं। ठीक है ना? फिर है ऑप्शन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, इसमें बोला है कि डिस्केल डिस्केलक्लिया डिस्केलक्लिया ये एक शब्द है। तो ये संख्या और गणितीय अवधारणाओं से संबंधित एक अधिगम अक्षमता है। अक्षमता, ठीक है ना? अधिगम अक्षमता है डिस्केलक्लिया। तो ये एक अभिकथन है, और इसका कारण क्या है? कारण कह रहे हैं कि डिस्कैलकुलिया जो है से ग्रस्त बच्चों की दृष्टि आमतौर पर कमजोर होती है, जिसे उन्हें संख्याएं पढ़ने में कठिनाई होती है। देखो, संख्या से रिलेटेड जो अक्षमता है उसको बोलते हैं डिस्कैलकुलिया। ठीक है ना? और कारण, ये अभिकथन बोल दिया, फिर कारण बोला है कि वो जो है आमतौर पर कमजोर होते हैं बच्चे, जिससे उन्हें संख्याएं पढ़ने में कठिनाई होती है। तो ये दोनों दोनों कथन जो है एकदम सही है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द राइट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है ना? दोनों सत्य और सही व्याख्या भी कर रहे हैं। अब बोलते हैं कि डिस डिसलेक्सिया, ये सब अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, लिख करके रखना है। डिसलेक्सिया ये भी एक इंपॉर्टेंट शब्द है। तो डिसलेक्सिया की मुख्य विशेषता क्या है? बताइए, इन चार में से क्या हो जाएगा उत्तर? क्या ये व्याकरण के नियमों को
समझने में कठिनाई है, रंगों को पहचानने में असमर्थता है, शब्दों को पढ़ने और समझने में कठिनाई या कमजोर स्मृति को डिसलेक्सिया कहते हैं। बताइए कौन सा, किसको कहते हैं डिसलेक्सिया? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शब्दों को पढ़ने और समझने में कठिनाइयों को ही डिसलेक्सिया कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 15, रचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है। आप बताओ रचनात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है? क्या निर्देश के बाद, या निर्देश से पहले, या निर्देश के दौरान, या कभी नहीं? तो कौन सा हो जाएगा उत्तर? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्देश के दौरान। जब हम निर्देश देते हैं उसी निर्देश के दौरान ही जो किया जाता है उसको कहते हैं रचनात्मक मूल्यांकन, और निर्देश के बाद जो किया जाता है उसको बोलते हैं संकलनात्मक मूल्यांकन। ठीक है ना, संकलनात्मक। उसके बाद ऑप्शन नंबर 16, ये लास्ट क्वेश्चन है। बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार, बंडूरा मनोवैज्ञानिक के सामाजिक अधिगम जो सिद्धांत है उनके अनुसार सीखना निम्न माध्यम से होता है। मतलब आदमी जो सीखता है, बच्चा, तो किस माध्यम से सीखता है? वो भी किसके अनुसार? बंडूरा के अनुसार। तो कौन सा हो जाएगा उत्तर? बताइए, क्या केवल प्रत्यक्ष सुदृढ़ीकरण से, क्या गलतियों की सजा से, या अवलोकन या अनुकरण से, या संज्ञानात्मक पुनर्गठन से? तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा अवलोकन और अनुकरण से ही सीखते हैं, ऐसा मनोवैज्ञानिक बंडूरा के अनुसार है। ठीक है, तो इस प्रकार सारे क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं। और ऐसे ही लगातार वीडियो पाने के लिए आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को भी शेयर करें, है ना। थैंक यू।